Hello and welcome to online classes. I am Khalid Mahmood. Today we have selected a chapter of class 8 civics जो है that is the Charter Act of 1833 जो है हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि इसका जो है बैकग्राउंड भी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कैसे वजूद में आया और इसके क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया की ट्रेड पे, ब्रिटिश पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो हम इसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं द एक्ट वॉज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ये एक्ट जो था इसका पहला स्टेप ये था कि सेंट्रलाइजेशन करना था ब्रिटिश इंडिया को, ठीक है। उसके बाद जो है इसके फीचर्स ऑफ द एक्ट क्या हैं। इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसने क्या किया, सबसे पहले आपको मैं थोड़ा बैकग्राउंड दिखा देता हूँ इसका। एक्चुअली सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट जो है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक। तो गवर्नर ऑफ बंगाल था, गवर्नर ऑफ बंगाल। उसके बाद आ गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद आ गया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 में हुआ। इसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को हटा के रिप्लेस करके इसकी जगह क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद तीनों जो इसके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। और उसके बाद उस एक्ट में क्या हुआ, 1784 में क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट दो गवर्नर जो है कर दिए। जैसे कि 3 डिफरेंट प्रेसिडेंसी थे पहले, जैसे था बंगाल, उसके बाद मद्रास और बम्बई। बंगाल, मद्रास और बम्बई, ये 3 डिफरेंट प्रेसिडेंसी थी उससे पहले। तो 1784 में क्या कर दिया, बंगाल जो है इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। यहाँ पे बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। और इसके सबऑर्डिनेट कौन कौन कर दिया, किसको कर दिया इसके सबऑर्डिनेट, ये गवर्नर जनरल ऑफ क्या कर दिया यहाँ पे। सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था लॉर्ड वैरन हेस्टिंग जो था, इसको क्या कर दिया इन्होंने, लॉर्ड वैरन हेस्टिंग जो था, तो ये गवर्नर ऑफ बंगाल था, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, गवर्नर ऑफ बंगाल की जगह इसमें क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया 1784 में। और बम्बई और मद्रास के 2 जो गवर्नर जो थे उनको सबऑर्डिनेट किसके कर दिया, बम्बई और मद्रास जो के गवर्नर जो थे उनको सबऑर्डिनेट किसके कर दिया, लॉर्ड वैरन हेस्टिंग के। उसके बाद क्या हो गया, ये सिलसिला जो था ये कंटिन्यू चलता रहा। उसके बाद आ गया चार्टर एक्ट 1883 में। इसमें क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटा के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल जो थे उनको रिप्लेस करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। और सबसे पहले गवर्नर कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को यहाँ पे बना दिया गया, क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इन्वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल और मिलिट्री पावर्स जो है, और उसको तमाम सिविल और मिलिट्री पावर जो थे वो दे दिए। आपको याद होगा पिट्स इंडिया एक्ट 70 जो है 84 में, उसमें क्या क्या कर दिया था, उसमें ये था कि उसमें उसने क्या किया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था वो क्या करता था, कमर्शियल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था वो कमर्शियल अफेयर जो थे उनको क्या करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये इसको कौन से पावर दे दिए थे, कमर्शियल अफेयर्स जो कंपनी के थे उनको रेगुलेट करना था। और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया था, वो क्या करता था, पॉलिटिकल्स जो है इसके अफेयर्स, पॉलिटिकल और रेवेन्यू अफेयर्स जो थे वो उसको वो क्या करता था, उनको मैनेज करता था। तो अब इस एक्ट में क्या कर दिया, चार्टर एक्ट 1833 में क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से सीधा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। उसके बाद वेस्टेड इन ऑल सिविल और मिलिट्री पावर जो थे उसको दे दिए। दस द एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस एक्ट ने पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी उसको
बना दिया, हैविंग अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटोरियल एरियाज। और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये अथॉरिटी थी कि पूरे टेरिटोरियल एरिया, चाहे वो ब्रिटिश इंडिया ने भी पोजेस करके रखा हो, लेकिन उसको रेगुलेट कौन कर रहा था? लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करे थे। उसके बाद दूसरा एक्ट क्या हुआ? इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बम्बे एंड मद्रास ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर। पहले ये 3 डिफरेंट प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बम्बे और मद्रास। तो इसमें डिफरेंट लेजिस्लेटिव पे ये इंडिपेंडेंटली तमाम जो गवर्नर जो थे अपने अपने डोमेन में, अपने अपने सफ़ेयर में ये क्या करते थे, इनकी एक इंडिपेंडेंट किस्म की हुकूमत थी। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, दिस एक्ट जो है डिप्राइव्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बोथ बम्बे एंड मद्रास। जो गवर्नर के जो थे उनके लेजिस्लेटिव पावर जो इसने डिप्राइव कर दिए। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पूरे पावर दे दिए गए कि आप खुद क्या करो, लेजिस्लेटिव पावर जो है उसको दे दिए गए, वो खुद कानून बना सकते थे। द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वेर कॉल्ड एज रेगुलेशन। जो भी कानून पिछले जो एक्ट के ज़रिए बनाए जाते थे उसको हम रेगुलेशन कहते हैं, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की वजह से इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, जो पहले कानून बनाए गए थे। वाइल द लॉज मेड अंडर दिस एक्ट वेर कॉल्ड एज एक्ट। जो इस लॉ के मुताबिक जो कानून बनाए जाते थे तो उसको हम एक्ट कहते हैं, ठीक है। इट एंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज कमर्शियल बॉडी। इस एक्ट की एक सबसे स्पेशल फीचर यह है, क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ जो है, कमर्शियल बॉडी जो थी पहले, वो कमर्शियल जो है सिर्फ ट्रेड्स वगैरह को जो वो कर रही थी हैंडल, तो उसको ख़त्म कर दिया। विच बिकेम ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। वो क्या बन गई? एक पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। पहले क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी एक कमर्शियल बॉडी थी, अब उसको पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में बना दिया। इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटोरीज इन इंडिया वेर हेल्ड बाई इट। और उसने ये प्रोवाइड किया कि कंपनी का जितना भी इलाका जो है इंडिया में, वो इसको खुद रखेगी इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी हिज हीर्स एंड सक्सेसर। जो है वो किसके बेस पर रखेगी? उसकी ताकत पर, और उसके जो हीर्स किसको बोलते हैं, जो विरासती तौर पे हो, एंड सक्सेसर जो है जो इसके बाद में आने वाले हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या था? द चार्टर एक्ट ऑफ 1883 जो थी अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। जो है इस एक्ट में सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इस एक्ट ने ये कोशिश की एक ऐसा सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस करने की, इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू सिस्टम ऑफ कंपटीशन जो है फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। जो है इन्होंने कहा कि भाई इंडिया के अंदर, अगर इंडिया के एस्पायरेंट्स जो भी हैं, अगर उनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो मतलब कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी जॉब जो है अगर वो एक्वायर कर सकते हैं, तो हम किसी भी सूरत से दैट द इंडियन शुड नॉट बी डिपेंडेंट फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस। जो है तो कोई भी इंडियन जो है उसको हम कोई भी प्लेस जो है होल्डिंग करने से हम उनको डिबेयर नहीं करेंगे, यानी उनको नहीं रोकेंगे। एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी, और जो कंपनी के अंदर कोई भी अगर एम्प्लॉयमेंट जिसको मिलती है अपने स्किल के बेस पर, उसके पोटेंशियल पे, उसकी कॉम्पिटेंसी लेवल पे, तो हमें जो है उसमें कोई ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं है। However, this provision was negated after the opposition from the court of director. उसके बाद जो ही court of director ने soon realized that we have done a big mistakes, big blunder by allowing the Indians in the competitive service. तो soon after getting realized that they have actually vanished this act जो है, और उसको क्या कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। तो this is all about this feature of the Charter Act of 1833 जो है। Tomorrow we will move on the next charter. So thanks a lot. Thanks for watching.